नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज तारीख है 17 अगस्त 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो है। बीपीएससी के रिगार्डिंग सबसे बेस्ट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ। करंट अफेयर जब भी पढ़िए बीपीएससी को लेकर तो अब डिटेल में पढ़िए, क्योंकि आपका मेंस का पैटर्न और पीटी का पैटर्न दोनों ही बिल्कुल ही चेंज हो गया है। 69 बीपीएससी पीटी के सवालों को देखिएगा। मैंने सभी सब्जेक्ट बेस्ड सवालों को अलग अलग वीडियो करके समझाया है कि पैटर्न क्या है। 70 बीपीएससी एमसीक्यू प्रैक्टिस प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले से पैटर्न भिन्न हो गया है। साथ में मैंने आपको 69 मेंस का जो सवाल सॉल्व करवाया था उसमें भी मैंने आपको दिखाया था करंट अफेयर का हद से ज़्यादा महत्व हो गया है। GS1 पेपर हो, GS2 पेपर हो, GS2 पेपर तो 90% पेपर करंट अफेयर ही रहता है। GS1 पेपर में जो IR और करंट का सेक्शन रहता है उसमें शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों पूछे जाते हैं। यानी कि मेंस में आपका अगर GS1 को हम लोग इंक्लूड कर लें तो आपके पेपर में 80 और 20 का रेशियो रहता है, जिसमें 80% सवाल आपको करंट या उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड होंगे। 20% सवाल ही हिस्ट्री और आपको स्टैटिक पोर्शन से दिखते हैं। इसलिए करंट अफेयर को डिटेल में पढ़िए, समय थोड़ा सा दीजिए। एक मंथली मैगजीन और न्यूज़पेपर डिस्कशन, बस इतना इनफ होता है। मंथली मैगजीन ज़रूर ही पढ़ना चाहिए, उसको कभी स्किप नहीं करना है। देखिए आज का हेडलाइन क्या है, हेडलाइन से शुरू करते हैं और डिटेल में अंत तक पढ़ते जाएंगे। हेडलाइन है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शन का ऐलान हो गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला तीसरा यूटी होगा। इससे पहले 2 यूटी कौन से हैं जहाँ पर विधानसभा है? तो एक है आपका दिल्ली और एक है आपका पुदुचेरी और तीसरा होगा जम्मू कश्मीर। लद्दाख जो होगा ये बस एक यूटी है, वहाँ पर कोई विधानसभा नहीं बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में 10 वर्षों के पश्चात इलेक्शन का ऐलान हुआ है। यहाँ पर क्या बोला गया है? चीफ इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि भाई सेज बैलेट इज़ बेस्ट आंसर टू बुलेट। गोली का जवाब बैलेट पत्र के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से दिया जाना चाहिए। अगर लोकतंत्र मजबूत होगा तो हिंसा अपने आप ही कम हो जाएगी, लोग अपने आप ही मुख्य धारा में शामिल होने लग जाएंगे अगर उनकी आवाज़ों को जगह मिल जाता है असेंबली में तो। ठीक है, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का ऐलान हुआ है। 1 अक्टूबर को इलेक्शन होगा और 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। साथ में हरियाणा में इलेक्शन का भी ऐलान कर दिया गया। हरियाणा का भी इलेक्शन इसी तिथि को होंगे। उसके साथ साथ महाराष्ट्र के इलेक्शन का ऐलान अभी नहीं किया गया है। महाराष्ट्र में भी इस वर्ष इलेक्शन होने हैं। तो देश के कुछ राज्य हैं जहां पर असेंबली का इलेक्शन होगा, एक यूटी है जहां पर असेंबली का इलेक्शन होगा। आपको मैंने जम्मू कश्मीर को शुरू से ही फॉलो करवाया है। जब जम्मू कश्मीर में परिसीमन कमीशन का गठन किया गया था जम्मू कश्मीर के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों को डिफाइन करने के लिए, तभी मैंने आपको समझाया था जम्मू कश्मीर असेंबली में कुछ सीटों को, करीब में 30 सीटें हैं जिसको खाली रखी जाती है पीओके के लिए खाली रखी जाती, क्योंकि वो भी हमारा ही हिस्सा है। लेकिन वहाँ पर अभी हम इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवा पाते क्योंकि पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया हुआ है। कुल 90 सीटें हैं अभी जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में कुल 90 सीटें हैं। दोनों पर इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा अक्टूबर माह में और 4 अक्टूबर के आसपास रिजल्ट आ जाएगा। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सीटों को कम से कम ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अगला देखिए क्या है कि इसरो ने कल एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो इसमें सैटेलाइट तो ठीक है भाई, सैटेलाइट के बारे में तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि कौन सा सैटेलाइट है, लेकिन मुख्य रूप से SLLV के बारे में देखेंगे। SSLV ये क्या है भाई? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को कॉमर्शियली, मतलब व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ही शानदार सा इसरो का एक लॉन्च व्हीकल है, जिसकी अपनी खासियत है जो आने वाले दिनों में व्यापारिक जो इस्तेमाल है इसरो का उसको बढ़ा देगा और काफ़ी ज़्यादा मनी अर्न करने में भी मदद करेगा। क्या इसके बेनिफिट हैं, किस प्रकार से ये काम करता है, आज इसी से हम लोग शुरुआत करेंगे। SSLV को देखेंगे। उसके अलावा नेशनल अवार्ड का ऐलान किया गया है फिल्मों के लिए, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। फिल्मों के लिए नेशनल अवार्ड किस किस फिल्म को दिया गया है, कौन कौन सी बेस्ट फिल्में हुई हैं, किस भाषा की हुई हैं। यहाँ से पीटी एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाता है। 70वां नेशनल अवार्ड की घोषणा की गई है, 70वें नेशनल अवार्ड की घोषणा की गई है। उसके अलावा एक छोटा सा आपके लिए पीटी फैक्ट है। गीता गोपीनाथ जी ये क्या है? तो भाई IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है।
इनका इंटरव्यू है, उसमें इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के हिसाब से भारत को करीब में आने वाले कुछ वर्षों के लिए 8 मिलियन नए जॉब क्रिएट करने पड़ेंगे, नहीं तो हमारी इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, दिक्कत हो जाएगा, जॉबलेस इकोनॉमी हो जाएगी। 8 मिलियन यानी कि लगभग में 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार क्रिएशन करना पड़ेगा, जॉब क्रिएशन करना पड़ेगा भारत सरकार को अपनी इकोनॉमी में किसी भी माध्यम के द्वारा, जिसके तहत आपने देखा होगा कि भारत सरकार का जो इस बार का बजट है इसमें जॉब क्रिएशन पर काफ़ी ध्यान दिया गया है, अलग अलग योजनाओं को लॉन्च किया गया है जॉब को लेकर। उसके अलावा स्किल को लेकर भी योजना को लॉन्च किया गया है कि जो हमारे ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो ग्रेजुएशन करते हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन किए होंगे, अभी स्किल की कमी है मार्केट में, जो स्किल रिक्वायर्ड है पढ़ के आते हैं हिस्ट्री, फिलॉसफी, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लेकिन मार्केट को रिक्वायर है कुछ और, काम करने के लिए कुछ और आपको चाहिए, तो वो आपको अगर नहीं आ रहा है तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी भारत सरकार ने शुरू किया है, जिसके तहत बच्चों को स्किल दिया जाएगा और वो आगे जाकर कंपनियों को ज्वाइन कर सकें। तो इसमें इनका एक छोटा सा आपको पीटी फैक्ट ये बताना था मुझे कि ये IMF की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है। बाकी जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक सर्वे जब हम पढ़ेंगे तब उस समय जॉब की मैं बात डिटेल में आपके साथ करूँगा। उसके अलावा देखिए अगला क्या है, ये ममता बनर्जी जी हैं, ये वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं। वेस्ट बंगाल में ही इंसिडेंट हुआ है और वेस्ट बंगाल में ही कोलकाता में इन्होंने रैली निकाला, किसके लिए, तो जस्टिस के लिए। चीफ मिनिस्टर हो आप और जस्टिस के लिए अपने ही राज्य में अपने ही लिए रैली निकाल रहे हो। ये राज्य की स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, डॉक्टर के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं पता नहीं, हम जनता को बना रहे हैं और किसको बनाएंगे, बात दरअसल में यही है। तो इनका तो यही हाल है, कौन सरकार कौन विपक्ष। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो सारे विपक्षी दल के नेता भी कूद रहे होते वहाँ, और भी यहाँ पर इनकी सरकार है तो सब चुप बैठ गए हैं, है ना। तो ऐसे ही लोग होते हैं। मुद्दा मायने नहीं रखता, मायने रखता है किसके साथ हुआ है, किस राज्य में हुआ है, किस जगह पर हुआ है, किस तरह का अपराध हुआ है, वरना इस तरह का अपराध तो रोज़ ही होते हैं, कितने न्यूज़पेपर में आते हैं, ये भी देखने लायक है। चलिए शुरू करते हैं, SSLV से शुरू करते हैं, SSLV को देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, और कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए अंत तक देखिएगा, ओके। एक चीज़ और है, अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो 2 प्रोग्राम एक चल रहा है अभी अपना, एक निबंध लेखन को अलग से चल रहा है, जिसमें निबंध आपको सप्ताह में 3 निबंध मिलते हैं, जिसको आप लिखते हैं, चेक होकर आपको मिल जाता है। एक है डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, डेली आपको आंसर राइटिंग करना पड़ता है, पब्लिक हॉलीडे छोड़कर। अब रक्षाबंधन के दिन तो नहीं दूंगा ना मैं सवाल, उस दिन तो नहीं रहता है फुर्सत, और संडे को छोड़कर बाकी हर दिन होता है, मंडे टू सैटरडे होता है। इसमें सैटरडे को आपको निबंध मिलता है, बाकी मंडे टू फ्राइडे डेली एक क्वेश्चन, 1 से 2 आपको क्वेश्चंस मिलते हैं जिसको आपको लिखना पड़ता है। जुड़ेंगे तो काफ़ी बेनिफिट होगा आपको, जुड़िएगा ज़रूर। अभी रक्षाबंधन तक तो ऑफ़र है, ईयरली अगर आप लेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, ईयरली लेंगे तो लिखेंगे भी, ये भी एक दबाव होता है कि भाई पैसा दिया तो लिख लो, ठीक है। ईयरली लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। बाकी अगर आपको दिक्कत हो तो मंथली भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिखिएगा ज़रूर, बिना लिखे पढ़ने का, तैयारी करने का कोई ख़ास महत्व तो नहीं बनता है। लिखेंगे नहीं तो समझ नहीं डेवलप होगी, तो विश्लेषण नहीं कर पाएंगे चीज़ों का, एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। और एग्ज़ाम में, मेंस में एग्ज़ाम में, पीटी एग्जामिनेशन में भी, मेंस में ज़्यादातर एनालिटिकल सवाल पूछे जाते हैं जहाँ पर विश्लेषण करना पड़ता है। तात्पर्य है कि आपको सोचकर वहीं पर आंसर फ्रेम करके लिखना पड़ेगा। ये कैपेसिटी महीने भर में डेवलप नहीं होती है, आपको निरंतर प्रयास करना पड़ता है इस चीज़ के लिए, और स्पीड पर भी काम करना पड़ेगा। SSLV क्या होता है ज़रा ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा, क्योंकि ये कॉमर्शियली बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इसरो के लिए। भारत का जो स्पेस एजेंसी है, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान इसको हिंदी में कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान। ये 3 चरण का सबसे पहला पीटी फैक्ट आपसे क्या बोलेगा कि SSLV हाल ही में चर्चा में रहा है, उसके बारे में सत्य कथनों पर विचार कीजिए। इसी प्रकार से देगा, यह 4 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है, आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 चरणों वाला है। अब आप मुझे बताएंगे कि PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल जो GSLV है, ये दोनों कितने चरणों के हैं ये आप मुझे बताएंगे। UPSC PT 2019 ईस्वी का अगर बंधु आप सवाल उठाकर देखेंगे, या शायद 2018 का है, तो उसमें PSLV और GSLV के डिफरेंस के बारे में स्टेटमेंट बनाकर सवाल पूछे गए हैं। मैं आपको हल करवाऊंगा,
ठीक है। देखिए क्या है, जिसे 3 ठोस प्रणोदक चरण, अब यहाँ पर एक और अगला पीटी फैक्ट आ गया, तीनों के तीनों ठोस प्रणोदक हैं, प्रणोदन ठोस चरण है। एक तरल प्रणोदन आधारित वेलोसिटी टर्मिंग मॉड्यूल के साथ टर्मिनल चरणों के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है। मुख्य रूप से इसके जो तीनों चरण हैं वो तीनों में ठोस प्रणोदक आधारित ही हैं। एक इसमें तरल प्रणोदक आधारित वेलोसिटी टर्मिंग मॉड्यूल को लगाया गया है जिससे इसकी वेलोसिटी को बढ़ाया जा सके, वही बस लिक्विड बेस है। बाकी तीनों के तीनों चरण जो हैं इसके वो ठोस ईंधन आधारित बेस्ड हैं। SSLV का व्यास 2 मीटर और लंबाई 34 मीटर है, ये याद नहीं रखना है। जिसका भार लगभग 120 टन है, ये भी याद नहीं रखना है। भार और लंबाई ये सब नहीं पूछी जाती है। SSLV सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 500 किलोमीटर की ऊंचाई की समतल कक्षीय तल में 500 किलोग्राम उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम है। 500 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये जा सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। और 500 किलो का सैटेलाइट उठाकर ले जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर 500 किलोमीटर का हम लोग 250 किलोमीटर कर देंगे तो हम सैटेलाइट का वजन थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हल्के सैटेलाइट हों तो वही लॉन्च व्हीकल उसको ऊपर की ऑर्बिट में भी ले जा सकते हैं। ओके, अगला देखिए क्या है कि निम्न लागत, इसकी विशेषता क्या है, आपसे यही पूछ लिया जाएगा शॉर्ट आंसर में कि SSLV हाल ही में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो निम्न लागत है, बहुत ही लो कॉस्ट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ये कम टर्न अराउंड समय है, अनेक उपग्रहों को समायोजित करने में सक्षम है, एक साथ एक से ज़्यादा उपग्रहों को छोड़ सकता है। लॉन्च मार्ग व्यवहार्यता भी है इसमें, न्यूनतम लॉन्च बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, यानी कि कम तामझाम है इसको लॉन्च करने के लिए। जैसे GSLV है, ये हाथी कहलाता है भाई, इसको लॉन्च करने के लिए बहुत सारा तामझाम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये जो SSLV है इसको लॉन्च करने के लिए ज़्यादा तामझाम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये भी छोटा सा फैक्ट जरूर ध्यान रखिएगा। लघु उपग्रहों का युग, पूर्व में बड़े उपग्रह पेलोड को महत्व दिया जाता था, पहले बड़ी उपग्रहों को लॉन्च किया जाता था, आज भी किए जाते हैं, बस पर्पस अलग अलग होता है। सैटेलाइट के पर्पस अलग अलग होते हैं। जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट सामान्य तौर पर बहुत ऊंचे लॉन्च किए जाते हैं, हाइट उनकी बहुत ज़्यादा होती है और आकार भी बड़ा होता है सामान्य तौर पर। लेकिन जो अर्थ सेंसिंग उपग्रह होते हैं सामान्य तौर पर उनकी छोटी हाइट होती है, छोटे हाइट पर रखे जाते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट में, उनका वजन भी आकार भी तुलनात्मक रूप से कम होता है। लेकिन जैसे जैसे इस क्षेत्र में विकास हुआ, इसने कई निजी हितधारक जैसे व्यवसायी क्षेत्र, सरकारी एजेंसियां, विश्वविद्यालय, विभिन्न प्रयोगशाला अपने उपग्रह भेजने लग गए। कई सारे कॉलेज, IIT, सिंगापुर की कई सारे कॉलेज, स्विट्जरलैंड के कई सारे कॉलेज और स्कूल के बच्चों के सैटेलाइट होते हैं जो उनको उपग्रह को भेजना होता है अंतरिक्ष में। तो दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों के साथ वो समझौता करते हैं, पैसे पे करते हैं और वो उनको भेज देते हैं। ये सभी अधिकतर लघु उपग्रह के श्रेणी में आते हैं, इसीलिए कॉमर्शियली बहुत ज़्यादा इसको बेनिफिशियल माना जाता है। मांग में वृद्धि हुई है, अंतरिक्ष आधारित डेटा, संचार, निगरानी, वाणिज्य की लागत बढ़ती आवश्यकता के कारण पिछले 8 से 10 वर्षों में छोटे उपग्रह के प्रक्षेपण की मांग में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। लागत में कमी, उपग्रह निर्माताओं और संचालकों का महीनों इंतजार करना या अत्यधिक यात्रा शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले इंतजार भी ज़्यादा करना पड़ता था, पैसा भी ज़्यादा देना पड़ता था, अब क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा और टाइम भी बचत हो जाएगा, ऑन डिमांड इसरो भेज सकेगा। इसलिए संगठन 23 अंतरिक्ष उपग्रहों का एक समूह विकसित कर रहे हैं। इससे SpaceX के स्टारलिंक और OneWeb जैसी परियोजनाएं सैकड़ों उपग्रहों के एक समूह को जोड़ने का कार्य कर रही हैं। व्यावसायिक अवसर, मांग में वृद्धि के साथ रॉकेट को वहनीय लागत के साथ कई बार लॉन्च किया जा सकता है। ये इसरो जैसे अंतरिक्ष एजेंसियों से इस क्षेत्र की क्षमता का दोहन करने हेतु एक व्यावसायिक अवसर प्रदान करेगा। प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट आंसर में आपसे पूछा जाएगा SSLV क्या है, इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। क्यों इसरो इसको ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पैसे कमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, टाइम इफेक्टिव भी है। विश्वविद्यालय, स्टूडेंट्स और जो भी सैटेलाइट को भेजना चाहते हैं उनके लिए भी सही है कि समय पर भेज सकेंगे, और इसरो के लिए भी सही है कि ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता और आसानी से लॉन्च भी हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला न्यूज़ देखिए एमपॉक्स के बारे में है। कल ही मुझे करवाना था लेकिन कल मैंने नहीं करवाया था, वीडियो लंबा हो रहा था बहुत ज़्यादा। एमपॉक्स, ध्यान से इसको इसलिए कीजिएगा क्योंकि पीटी में सवालों की गारंटी वाला ही टॉपिक है। क्यों गारंटी है भाई? इसको WHO ने वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है इसके कारण से कि अगला ये महामारी हो सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसकी एक खासियत है, अपने आप ठीक हो जाता है पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, इसका ट्रांसमिशन का जो दर है वो कम है, ट्रांसमिशन कम होता है, फैलता कम है। मोर्टेलिटी रेट 9 के बराबर में है, मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर 9 के बराबर में है। फिर भी
रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में करीब में 400 से 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है अभी तक। अफ्रीका से शुरू हुआ है, अभी का जो एम पॉक्स का आउटब्रेक है अफ्रीका से शुरू हुआ है। अभी ये स्वीडन में भी पाया गया। स्वीडन का नाम मैंने क्यों लिया? एशिया में 3% पाकिस्तान में पाए गए हैं, अपने बगल में। पाकिस्तान में ये यात्री यूएई से आए थे और वहाँ के जो खैबर का इलाका है, वहाँ पर पेशावर का इलाका है, सॉरी पेशावर का या खैबर का इलाका है, वहाँ पर पाया गया है इन 3% को। ठीक है, ये ध्यान रखें। स्वीडन का नाम मैंने क्यों लिया और कांगो का नाम मैंने क्यों लिया, देखिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यूपीएससी ने इबोला वायरस के बारे में पूछा था कि इबोला वायरस केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैल सकता है क्या? एम पॉक्स केवल उष्णकटिबंधीयों में फैल सकता है कि नहीं? कांगो में भी हमें देखने को इसके मरीज़ मिले हैं और स्वीडन में भी देखने को मिले हैं। स्वीडन में भी, यानी कि किसी भी जलवायु प्रदेश में ये फैल सकता है। इसका लक्षण क्या है, किस प्रकार का वायरस होता है, इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग एम पॉक्स में समझेंगे कि क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं इसमें। एम पॉक्स आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। क्या इसका कोई इलाज भी है? इसके लक्षण क्या होते? शरीर पर फोड़े हो जाते बड़े बड़े, बहुत ही बड़े बड़े चकते आपने देखे हैं, चेचक हो जाता है कई सारे लोगों को, है ना। उसी तरह का एक आप वायरस जनित इसको बीमारी कह सकते हैं, इसमें बड़े बड़े फोड़े होते हैं शरीर पर, लेकिन अधिकतर केसों में अपने आप ठीक भी हो जाता है। हाँ, मृत्यु के कारण भी बनते हैं ये चीज़। और आउटब्रेक हुआ है यानी कि फैल रहा है बहुत तेज़ी से, ये भी है। संक्रमण की दर भले ही कम है लेकिन फैला है अच्छे खासे देशों तक। पहले कोशिश ये की जा रही थी कि इसको अफ्रीका के देशों तक ही समेट कर रख दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यात्रा के कारण से, यात्रा इंटरनेशनल यात्रा के कारण से, आपको पता ही है ग्लोबल है दुनिया, ग्लोबल विलेज है, तो एक दूसरे देश की यात्रा तो करेंगे ही, सब कनेक्टेड ही हैं आपस में, तो इसलिए ये जगह जगह पर फैल रहा है। भारत, चीन सहित दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं उन सभी देशों ने अपने अपने एयरपोर्ट पर हेल्थ चेकअप को बढ़ा दिया है। खासतौर से अफ्रीका से आने वाले वो फ्लाइट, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आने वाले फ्लाइट, उनमें चेकिंग अब ज़्यादा की जा रही है हेल्थ को लेकर। मरीज मिलते हैं तो उनको आइसोलेट किया जाता है और उनकी फिर इलाज वगैरह भी किए जाते हैं। देखते हैं कि क्या होता है एम पॉक्स और क्यों इसको WHO ने घोषित किया है। तो ये आउटब्रेक हो चुका है। कांगो और आसपास के देशों में अच्छा खासा मात्रा में फैला, सैकड़ों लोगों की मृत्यु भी हुई, जिसमें 450 मैंने आपको बताया है कल तक के डेटा के अनुसार। और भी लोगों की मृत्यु संभावित हो सकती है अगर ये विश्व स्तर पर फैलता है तो। जरा देखिए क्या होता है। एम पॉक्स, जिसको मंकी पॉक्स भी कहा जाता है, कि DNA वायरस है। पहला PT फैक्ट आपका यही हो गया, DNA वायरस है ये। यह पॉक्सीविरिडे फैमिली, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे संबंधित है, जो लार्ज डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस होते हैं। इसकी परिवार का नाम भी ध्यान रखिएगा, साइंस एंड टेक में ये पूछा जाता है। और ये DNA वायरस है, RNA वायरस है, इसको भी कृपया करके ध्यान में रखिएगा। वायरस की पहचान पहली बार 1958 बंदरों में की गई थी। इसको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। ये पूछेगा कि हाल ही में इसकी पहचान कहाँ पर की गई, तो ये कांगो में किया गया या केरल में किया गया, इस तरह से दे सकता है। नहीं, 1958 में बंदरों में की गई थी, लेकिन तब से यह पाया गया है कि यह मनुष्यों को भी संक्रमित करता है। संचरण, एम पॉक्स मुख्य रूप से जानवरों, विशेष रूप से कृंतकों और स्तनपायियों से सीधे संपर्क या दूषित वस्तुओं के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। यदि आपने एम पॉक्स से प्रभावित जीवों को छुआ, उससे मनुष्य में और मनुष्य से फिर मनुष्य में फैलता है। लक्षण, मनुष्यों में एम पॉक्स संक्रमण के कारण सामान्यतः बुखार, सिर दर्द, मांसपेशी में दर्द, फुंसियाँ, बहुत बड़े बड़े फोड़े होते हैं शरीर पर, मुख्य रूप से हाथ पर, जिसमें चकते, फोफले, छाले और बड़ी फुंसियाँ भी शामिल है, देखने को मिलती है। और ये परमानेंट वहाँ पर दाग भी छोड़ देते हैं। टीकाकरण, एम पॉक्स के लिए एक टीका मौजूद है। इसकी उपलब्धता और प्रभावशीलता सीमित है, जो बेहतर रोकथाम और नियंत्रण उपाय की आवश्यकता प्रकाश डालती है। टीका तो उपलब्ध है, लेकिन वो टीका इफेक्टिव ज़्यादा नहीं है। जिस प्रकार से पोलियो को उन्मूलन के पोलियो का टीका बहुत इफेक्टिव था, उस प्रकार से ये इफेक्टिव ज़्यादा नहीं है। वैश्विक प्रकोप, 2022-2023 में एम पॉक्स के व्यापक प्रकोप, जिनमें से 118 से अधिक देशों में 10,000 से अधिक लोगों को प्रभावित किया। इस बीमारी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। वर्तमान में इसका आउटब्रेक हुआ है अचानक से, इसलिए WHO ने घोषित किया। इसका प्रकोप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरण की उच्च दर, विशेष रूप से अंतरंग स्पर्श या यौन संपर्क के कारण होता है। कृपया करके इसको ध्यान में रखें। शारीरिक संबंधों के माध्यम से, यौन संपर्कों के माध्यम से फैलता है, इसको जरूर ध्यान में रखें। आपसे इस प्रकार से सवाल पूछ सकता है कि निम्न में से कौन कौन सी बीमारी ऐसी है जो यौन संपर्कों के माध्यम से फैलता है, ये पूछ सकता है आपसे। वहाँ पर HIV का नाम दे देगा और एम पॉक्स दे देगा और इसी प्रकार से कोविड दे देगा, तो आप क्या मारोगे कि भाई एम पॉक्स और HIV जैसी जो बीमारियां हैं ये यौन संपर्कों के माध्यम से, शारीरिक संबंधों के माध्यम से फैलते हैं। कृपया करके इसको ध्यान में रखें, ये इम्पॉर्टेंट था इसके लिए। WHO की घोषणा, विश्व स्वास्थ्य संगठन
ने एमपॉक्स के प्रकोप को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। साथ ही इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। जीनोमिक विशेषताएं उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर एमपॉक्स जीनोम की दो समूह 1 और 2 में वर्गीकृत किया गया, जो दर्शाता है कि समूह 1 में मृत्यु दर अधिक है। एमपॉक्स के समूह 1 जो है इसमें मृत्यु दर अधिक है और समूह 2 जो है इसमें मृत्यु दर तुलनात्मक रूप से कम है। 2022 के प्रकोप में एक नए वंश का क्लैड IIB2 शामिल है, जो मानव से मानव संचरण के अनुकूलित था। 2022 में जो नया प्रकोप फैला था 2022 में, और यही प्रकोप वर्तमान में भी फैला है, नया वेरिएंट है इसका, जो मानव से मानव में संचरण बहुत ज़्यादा होता है। जीनोमिक विशेषता शोधकर्ताओं को मानव संचरण जुड़े क्लैड 1 की एक विशिष्ट वंशावली का प्रमाण मिला है, जो जूनोटिक स्पिल ओवर घटना के संकेत प्रदान करता है। यानी कि ये मानव से मानव में भी आसानी से फैल सकता है, जंतु से मानव में भी आसानी से फैल सकता है, और जूनोटिक प्रकार का वायरस है। जूनोटिक वायरस क्या होते हैं? जो मुख्य रूप से जानवरों से इंसान में आते हैं, जैसे कोविड, सार्स, ये सब के सब जानवरों से इंसान में आए हैं। सार्स भी, कोविड भी और एमपॉक्स भी, इसको ज़रूर ध्यान में रखें। एमपॉक्स के बारे में जो मैंने फैक्ट बताए हैं आपको, संक्रमित व्यक्ति से संक्रमित व्यक्ति में फैलता है, शारीरिक संबंध और यौन संपर्कों के माध्यम से भी ज़्यादा फैलता है, और इसके 2 वेरिएंट हैं। मुख्य रूप से पहला जो वेरिएंट है, दूसरा जो वेरिएंट है उसके तुलना में पहले वेरिएंट में मृत्यु दर ज़्यादा है और संक्रमण की दर भी तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है। पहली बार नहीं फैला है, इससे पहले भी आउटब्रेक हुआ था, लेकिन वर्तमान का आउटब्रेक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी WHO ने घोषित किया है। कई सारे देशों में अभी इसके मरीज मिले हैं। एशिया में मिला है हाल फिलहाल में पहला, कहाँ पर? तो पाकिस्तान में। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जिसमें कुसुम योजना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कल मैंने आपको समझाया था कुसुम के बारे में, भारत सरकार ने अपडेट किया है। कुसुम योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा योजना है। इसको ज़रा हम लोग समझेंगे और उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। कल के न्यूज़पेपर में मैंने इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बताया था और मैंने आपको बताया था अगले वीडियो में इसको करेंगे। ये इस बार के योजना में भी चर्चा में है कुसुम। और कृषि से जुड़ा हुआ एक और है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार ने लॉन्च किया है सैटेलाइट बेस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम मॉनिटरिंग के लिए, जिसमें एक ही पोर्टल पर किसानों को वेदर, मिट्टी, हर चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी। तो उस पोर्टल के बारे में भी हम लोग समझेंगे। पहले कुसुम योजना के बारे में समझिए। स्टेटमेंट बनाकर सवाल पूछे जा सकते हैं या तो मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए दिया जा सकता है। पीएम कुसुम भारत सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई। कब शुरू किया गया? सबसे पहला पीटी फैक्ट, 2019 में शुरू किया गया। एक प्रमुख योजना जिसका प्राथमिक उद्देश्य सौर ऊर्जा। पीएम कुसुम योजना किससे संबंधित है? तो सौर ऊर्जा से संबंधित है। एक एक फैक्ट याद हो जाए वीडियो के बाद। समाधानों को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र में बदलाव लाना है। यह मांग संचालित दृष्टिकोण पर कार्य करती है। मांग संचालित मतलब डिमांड कितना ज़्यादा है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यूटी से प्राप्त मांगों के आधार पर क्षमताओं का आवंटन किया गया है। विभिन्न घटक वित्तीय सहायता के माध्यम से पीएम कुसुम का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक, कृपया करके इसको ध्यान में रखें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। 2026 तक 30.8 गीगावाट के महत्वपूर्ण और ऊर्जा क्षमता वृद्धि को हासिल करना है 31 मार्च 2026 ईस्वी तक। पीएम कुसुम का उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र का डिजिटलाइजेशन। इस योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा संचालित पंपों, अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करके सिंचाई के लिए डीजल पर निर्भरता को कम करना है। डिजिटलाइजेशन का क्या तात्पर्य है? तो भाई डीजल और जो कार्बनिक हमारे ईंधन यूज किए जाते हैं, जीवाश्म ईंधन यूज किए जाते हैं किसानों के द्वारा, उस पर उनकी निर्भरता को कम करना और कृषि को क्या बनाना, क्या सही शब्द होगा? सस्टेनेबल बनाना, सतत बनाना। सही शब्दों का उपयोग कीजिए आंसर राइटिंग में और बोलने में। सतत बनाना कृषि की प्रक्रिया को। कृषि से मीथेन का उत्सर्जन होता है, कार्बन का उत्सर्जन होता है। तो अगर हम वहाँ पर कुछ भी नवीकरणीय जोड़ पाते हैं जिससे उत्सर्जन कम हो तो सतत होगा, सस्टेनेबल होगा। इसका उद्देश्य सौर पंपों के उपयोग के माध्यम से सिंचाई लागत को कम करके उन्हें ग्रिड को अधिशेष और ऊर्जा बेचने में सक्षम बनाकर किसानों की आय को बढ़ाना है। पहले तो सौर पंप का उपयोग करके हमने एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बना दिया, सतत बना दिया। दूसरा हमने क्या किया, अगर आपने ऊर्जा का ज़्यादा उत्पादन कर लिया तो आप सरकार को ग्रिड में बेच दीजिए और सरकार से पैसे ले लीजिए, यानी कि आपकी आय भी बढ़ सकती है, आय भी बढ़ सकती है। अभी मैं आपसे पूछ लूँ इस योजना का डिमेरिट क्या है? आपने तो सोचा ही नहीं कि भाई साहब लागत बहुत ज़्यादा आएगा, देखरेख बहुत ज़्यादा होगा और
योग्यता भी चाहिए, स्किल चाहिए इसके लिए। सब नहीं इसको इम्प्लीमेंट करते। किसानों के पास क्या इतनी वाकई बहुत अच्छी समझ होगी कि इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें? उनको सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी। अगर वो जन जन तक पहुंच रहा है तो फिर तो इम्प्लीमेंटेशन सही होगा। अगर वो नहीं पहुंच पा रहा है तो इम्प्लीमेंटेशन फिर सही नहीं हो पाएगा। किसानों के लिए जल और ऊर्जा की सुरक्षा। सौर पंपों तक पहुंच प्रदान करने से क्या होगा भाई? जल मिल जाएगा और ऊर्जा मिल जाएगा, प्रदूषण से अंकुश लग जाएगा, प्रदूषण से भी मुक्ति मिल जाएगी। अब इसके 2 घटक हैं, कृपया करके 3 घटक हैं, तीनों को ध्यान रखिए। घटक ए है किसानों को बंजर, परती, चारागाह, दलदली कृषि योग्य भूमि पर 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज ग्राउंड माउंटेड और ऊर्जा संयंत्रों का स्थापना करना। मतलब आप अपने ऐसे ज़मीन जो बंजर है, पड़ती है, चारागाह है, दलदली है या कृषि योग्य भी है, वहाँ पर आप क्या कीजिए तो सोलर फार्म लगा दीजिए। ऑफ ग्रिड क्षेत्रों में 20 लाख स्टैंड अलोन और पंपों की स्थापना। घटक सी 15 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सोलराइजेशन, व्यक्तिगत पंप सोलराइजेशन और फीडर लेवल पर सोलराइजेशन किया जाएगा। जो पानी के पंप होते हैं उनको सोलर पैनल के माध्यम से एनर्जी दी जाएगी। हाल के महत्वपूर्ण घटनाक्रम कौन कौन से हुए हैं? पीएम कुसुम से जुड़े हुए। कुसुम ध्यान में रखिएगा, कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, महिलाओं से जुड़ी हुई योजना है ये, कुसुम नाम रखा गया है, तो इसका विशेष रूप से ध्यान में रखें। योजना का अवधि का विस्तार किया गया है, 2026 तक बढ़ा दिया गया पीएम कुसुम को 31 मार्च 2026 तक। राज्य स्तरीय निविदा, स्टैंड अलोन और पंपों खरीद के लिए राज्य स्तरीय निविदा का अनुमति है, जिससे प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और कुशल हो गई है। एआईएफ और पीएसएल दिशा निर्देशों को शामिल करना। पीएम कुसुम के अंतर्गत पंपों के सौर्यीकरण को भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि अवसंरचना कोष एआईएफ, ये क्या है तो भारतीय रिजर्व बैंक का कृषि अवसंरचना कोष है। कृषि को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड बनाया गया है, जिसमें से क्या दिया जाएगा? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है आरबीआई को, उसके तहत पैसा दिया जाता है। और प्राथमिक जो आपका ऋण का क्षेत्र होता है, पीएसएल जिसको कहा जाता है, बैंक जो 40% ऋण किसको बांटेंगे? वाणिज्यिक बैंक, तो प्राथमिक क्षेत्रों को बांटेंगे। तो इसमें एग्रीकल्चर बहुत बड़ा क्षेत्र है, और भी है, SC ST महिलाएं हैं, स्टूडेंट्स भी इसी में आते पीएसएल में। दिशा निर्देश में शामिल किया गया है, जिससे उनको आसानी से ऋण मुहैया हो सके। वहीं तो मैंने आपको डिमेरिट बताया। बोलेगा कि आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए पीएम कुसुम योजना का, तो आलोचना कीजिए वहाँ पर बैठकर। आलोचना में सरकार की आलोचना नहीं करनी है गुरु, योजना की आलोचना करनी है। दोनों में थोड़ा धागे भर का डिफरेंस होता है, तो कृपया करके अपने शब्दों को सही से उपयोग करें। पीएम कुसुम के बारे में हमने समझ लिया। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला देखिए क्या है, राष्ट्रीय अवार्ड। नेशनल अवार्ड किन किन फिल्मों को दिया गया है, कुछ फिल्मों के नाम, और जो बेस्ट अवार्ड की कैटेगरी होती है, जैसे बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, सहयोगी एक्ट्रेस एक्टर, उनका ज़रूर ध्यान रखिएगा। बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला है, इसको ज़रा देखते हैं। देखिए 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड जो है, नेशनल फिल्म पुरस्कार जो है, नेशनल अवार्ड दिया जाता है ना फिल्मों को, उसका घोषित कर दिया गया है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पीटी फैक्ट के तौर पर, मान लीजिए इस पर कठिन सवाल बनाता है, मैं ही अगर बनाऊँ तो मैं क्या डालूँगा? हाल ही में 2023-24 में पिछले वर्ष रिलीज़ किए गए फिल्मों को ही केवल अवार्ड दिया जाता है? नहीं, 2022 में जो फिल्में बनी थी ना, उनको 2024 में अवार्ड दिया जाता है। इसके लिए ज्यूरी बैठती है। इस अवार्ड को प्रतिष्ठित क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका कोई वो नहीं होता, स्पॉन्सर नहीं होता, कोई कंपनी इसमें शामिल नहीं होती, आप पैसे देकर खरीद नहीं सकते। हालांकि ये ज़रूर है कि सरकार कई बार जो सरकार समर्थित हीरो हीरोइन होते हैं, जो इंटरव्यू में उनसे पूछते हैं आम खाते हैं, कैसे खाते हैं, उन लोगों को भी अवार्ड दे देता है, जबकि उनके फिल्में और उनका एक्टिंग लेवल उतना अच्छा नहीं होता है। तो ये अब ज़रूर है, लेकिन बाकी 2022 से बनी फिल्मों को दिया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी शानदार एक्टर एक्ट्रेस को दिया गया है। हाल फिलहाल में 2-3 वर्षों में बहुत अच्छे एक्टर एक्ट्रेस को दिया गया। देखिए क्या है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है? अट्टाटम है, मलयालम मूवी है। अट्टम, इसको क्या कहा जाता है? अट्टम कहा जाता है। ये मलयालम भाषा की मूवी है, ये भी ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म फौजा, हरियाणवी फिल्म है फौजा। डेब्यू फिल्म के लिए सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। सबसे मनोरंजन फिल्म कौन सा है? कंतारा, कन्नड़ भाषा की फिल्म है कंतारा देखा होगा आपने, शानदार मूवी थी। लास्ट के 15 से 20 मिनट तो अद्भुत थे। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कच्छ एक्सप्रेस गुजराती मूवी है। कच्छ एक्सप्रेस की हीरोइन को भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। कंतारा के हीरो ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड मिला है।
एवीजी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ब्रह्मास्त्र भाग 1 को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सूरज बड़जात्या जो हैं, सूरज बड़जात्या का नाम तो सुना ही होगा, फैमिली मूवी बनाते हैं मुख्य रूप से, लेकिन उन्होंने ऊंचाई मूवी बनाई, बहुत ही अच्छी मूवी है, ज़रूर देखिएगा एक बार न एक बार। ऊंचाई मूवी, इसमें अनुपम खेर, बोमन ईरानी और अमिताभ बच्चन थे, बहुत अच्छी मूवी, शानदार मूवी है ऊंचाई। उसके लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सूरज बड़जात्या को दिया गया है, कृपया करके ध्यान में रखें, हिंदी फिल्म में है ये। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में नित्या मेनन है, जिनको थिरुचित्राम्बलम, ये तमिल मूवी है। नित्या मेनन को बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल के लिए अवार्ड दिया गया है और मानसी पारेख को कच्छ एक्सप्रेस गुजराती के लिए फीमेल में अवार्ड दिया गया बेस्ट एक्ट्रेस में। ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर में कंतारा मूवी के लिए अवार्ड दिया गया है। पीटी फैक्ट में सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। सहायक अभिनेता या अभिनेत्री में नीना गुप्ता जो है, इनको ऊंचाई में रोल के लिए इनको सहायक अभिनेत्री का दिया गया है और पवन राज मल्होत्रा को फौजा का दिया गया है सहायक के लिए, कृपया कर इसको ध्यान रखें। फौजा देखिएगा एक बार, गुजराती मूवी है या हरियाणवी है, आई थिंक गुजराती है, मुझे लग रहा है कि ऊपर गलत लिखा था इन्होंने हरियाणवी, एक बार देख लीजिएगा इसको। पवन राज मल्होत्रा को दिया गया। नीना गुप्ता फीमेल में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए दिया गया उनको, किस मूवी, तो ऊंचाई मूवी के लिए, और मेल में पवन राज मल्होत्रा को दिया गया। ये मुख्य रूप से ये था। बाकी AR रहमान को प्लेबैक म्यूजिक डायरेक्टर के लिए बेस्ट अवार्ड दिया गया है, प्लेबैक सिंगर के लिए अरिजीत सिंह को दिया गया है और प्लेबैक सॉन्ग के लिए पर्टिकुलरली प्रीतम को दिया गया है अवार्ड। तो ये कुछ अवार्ड है जिनको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और अगला मैं एक और पीटी फैक्ट आपको बता देता हूँ। थाईलैंड की युवा प्रधानमंत्री बनी है ये महिला, इनका नाम है पाएटोंगटार्न चिनवाटा, ये इनका नाम है, इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। थाईलैंड की ये महिला प्रधानमंत्री बनी हैं और युवा हैं। थाईलैंड में राजनीतिक अस्थिरता भी देश को नया प्रधानमंत्री मिला है और थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बन गई हैं। ये एक बड़े राजनीतिक परिवार से आती हैं, मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही है इनका, बस आप नाम ध्यान में रखिएगा। थाईलैंड का कैपिटल क्या है, पता है क्या आपको, ज़रा मुझे बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि गवर्नमेंट लॉन्च जियो स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर विल बी ए माइलस्टोन। और ये बताया जा रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा किसानों के लिए हेल्पफुल होगा और उनकी आय को इंक्रीज करने में मददगार होगा। क्या बोला है भारत सरकार ने कि आय को इंक्रीज करने में मददगार होगा। थोड़ा सा आपको मैं एक डायलेमा दिखाता हूँ। भारत सरकार ये बार बार बोलती है किसानों की आय बढ़ी है, किसानों की आय बहुत बढ़ गई है, किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य तो 2022 तक ही था, बाद में उसको 2024 किया गया। फिर भी भारत सरकार ही इकोनॉमिक सर्वे में बोलती है हम लगभग में देश के 88 करोड़ लोगों को राशन देकर ज़िंदा रखे हुए हैं। तो क्या किसान इसमें 88 करोड़ में शामिल नहीं है क्या? कहाँ से आय बढ़ गई है? तो ये थोड़ा सा ज़रूर एक देखने का पक्ष है। बाकी इस न्यूज़ पर आइए, देखिए इसमें क्या कहा गया है कि भारत सरकार ने एक शानदार सा प्लेटफॉर्म बनाया है, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, KDSS कहा जाता है इसको। क्या है भाई ये? इसमें वेदर से लेकर, सॉइल से लेकर, क्रॉप्स के बारे में जानकारी से लेकर, रिजर्वायर के बारे में जानकारी से लेकर, ग्राउंड वाटर से लेकर हर चीज़, इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई सिस्टम, ये सब कुछ इस प्लेटफॉर्म पर, इस पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिस पोर्टल का नाम रखा गया है KDSS। क्या नाम रखा गया है? KDSS। इसमें सैटेलाइट डेटा को भी शामिल किया गया है। कौन से सैटेलाइट इसमें शामिल हैं इसको भी ज़रा हम लोग देखेंगे। और ये जो है कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किया गया था एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें ये चीज़ बताया गया कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इसको DPI यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी घोषित करेगी एग्रीकल्चर में। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ऐसा सिस्टम डिजिटल जो पब्लिक के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको भारत सरकार ने घोषित भी कर दिया है। DPI के तहत में KDSS पोर्टल को घोषित किया गया है, जो किसानों के लिए बहुत ही शानदार सा हेल्पफुल, डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल एक पोर्टल होगा। इस पोर्टल पर क्या क्या आपको जानकारी मिल सकेगी वो तो मैंने आपको बताया ही, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे और समझेंगे कि भाई कौन कौन से सैटेलाइट इसमें मददगार होंगे, किस प्रकार से किसानों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद करेंगे। देखिए क्या है कि कृषि DSS यानी कि KDSS उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों का इस्तेमाल कर कीटों के हमले,
मौसम के प्रतिकूल परिस्थिति जैसे संभावित आपदाओं के बारे में पूर्व चेतावनी जारी करेगा। रिजर्वायर पानी कितना है आपके अगल बगल के क्षेत्रों में, ग्राउंड वाटर कितना ज़्यादा है, कौन सा क्रॉप्स लगाना सही रहेगा, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, ये सब कुछ उस पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगा। सरकार ने फसल प्रबंधन और पैदावार बढ़ाने में मददगार महत्वपूर्ण डेटा किसानों को उपलब्ध कराने के लिए उपग्रह आधारित कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम शुरू किया है। कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कृषि DSS की शुरुआत की थी, जो उस समय में थे। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान है ना, वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान है और ये राज्य मंत्री है कौन, तो भागीरथ चौधरी, जो एक जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म है। यह फसल की स्थिति, मौसम प्रणालियों के जल संसाधन और सॉइल हेल्थ संबंधी जानकारी प्रदान करेगा। कृषि मंत्री और कृषि राज्य मंत्री जो हैं, कृषि राज्य मंत्री क्या नाम है अभी, तो मंत्री हैं भागीरथ चौधरी। उन्होंने इसको लॉन्च किया, बताया कि भाई ये क्या करेगा, आपदा, सॉइल, मौसम, पानी, हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी देगा। आय बढ़ाने पर जोर दिया उन्होंने बार बार। कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी कृषि में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लाभों पर जोर दिया। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि एग्रीकल्चर में स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है, तो उसका ये शानदार उदाहरण साबित हो सकता है। फसलों की अधिक से अधिक किस्मों में दूर संवेदी सुविधा के उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के निदेशक नीलेश M देसाई ने कहा कि कृषि क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग 1969 से ही किया जा रहा है। मैंने आपको समझाया था कि दुनिया भर के स्पेस एजेंसियां अलग अलग थीं। भारत की स्पेस एजेंसी जो पहले बनाया गया इसरो, उसका मुख्य काम पहले ये रखा गया था कि भारत के लोगों के लिए आप काम करिए, कि स्पेस एक्सप्लोरेशन और मार्स और मून हम बाद में कर लेंगे। इसीलिए आपको अब दिखता है मार्स और मून का मिशन, शुरुआत में नहीं दिखते हैं। शुरुआत में आपको दिखेगा भारत में टेलीविज़न, संचार, एग्रीकल्चर, मौसम, इस प्रकार के उपग्रह लॉन्च किए गए जो डायरेक्टली आपके और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने धान, पैडी और गेहूं से परे भी इनके उपयोग को भाई ज़रूरत पर दिया है, बल्कि भाई धान गेहूं पैटर्न से थोड़ा सा हम आगे बढ़ें। बताया कि कृषि DSS प्लेटफॉर्म को अंतरिक्ष विभाग के IRNSS 1A, रीसैट 1A और वेदास उपयोग करने को विकसित किया गया है। ये जो KDSS होगा, ये वेदास उपग्रह और रीसैट 1A उपग्रह का उपयोग करके इस प्लेटफॉर्म पर उन्नत प्रकार की जानकारी और डेटा उपलब्ध करवाए जाएंगे। क्लियर हो गया होगा आपको। ये था आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। सारा कुछ मैंने आपको पढ़ाया है डिटेल में। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।